हे हेलो एंड वेलकम बैक आईटी फाइटर्स। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? बढ़िया से आई थिंक आपकी पढ़ाई चल रही होगी और मस्त तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो यार आज बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की मॉडर्न फिजिक्स की, दैट इज रेडियो एक्टिविटी एंड द कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो यार जैसे कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी पता ही है, जनरल नॉलेज हमें इसके बारे में पता है। ऑब्वियसली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियसली होता रहता है। इट मीन्स दैट ये मतलब कोई न्यूक्लियस है, अगर हमारे पास नेचर में कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, सर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है भाई? उसका घटना है ना, उसका डीके होना। ओके, तो उसका जो मास है ना, उसकी जो उसके पास अमाउंट है उसका जिसमें जो उसकी एग्जिस्टेंस है उसका कम होना। ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जो डिके हो रहा है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और ऐसे न्यूक्लियस में होता है जो अनस्टेबल होता है। ये थोड़ी सी बातें आप याद रखें, लिटिल बिट इंफॉर्मेशन आप और याद रखें जो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि आई होप सो कि आपको वो आती है और आपको आनी भी चाहिए। इसकी जो यूनिट है, देखो यार तीन लोगों ने जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास जो इसकी यूनिट रिफाइन की है, तो आपको पता है भाई रदरफोर्ड, बैक्यूरेल और मैडम क्यूरी। ठीक है, तो क्यूरी ने इसकी बारे में जो डिसइंटीग्रेशन रेट हमें दिया था वो बहुत ज्यादा था, तो उसी की वजह से वो बहुत फेमस भी हो गए थे। ओके, तो बेस्ट यूनिट आप यूनिट ही कह सकते हैं इनको, क्योंकि इन लोगों ने इस पे काम किया है। तो डीपीएस बेसिकली हम यहाँ सबका चेक करते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। डीपीएस में उसको यूज करते हैं। रदरफोर्ड ने कितना डीपीएस बताया, मैडम क्यूरी ने कितना बताया है ना, और बैक्यूरेल ने कितना बताया। तो डीपीएस का मतलब डीके पर सेकंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ये आप ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, जो इसकी एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है, डीके होने का जो रेट है, उसकी जो यूनिट है वो आप किस तरीके से यूज करने वाले हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी लॉ की, है ना। इसका रेडियो एक्टिविटी लॉ क्या है, ये हमारे लिए जरूरी है। बहुत जल्दी हम इसको कवर अप करने वाले हैं, फिर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, सो यार रेडियो एक्टिविटी लॉ की हम यहाँ पे बात करें तो उसने बोला कि लेट्स सी कोई न्यूक्लियस है हमारे पास, लेट्स सी। ठीक है, ये एक मैंने किसी एटम का एक न्यूक्लियस मैं मान लेता हूं यहाँ पे जस्ट, और एट t इक्वल टू 0 पे आपने इसकी ऑब्जर्वेशन की, तो इसका अमाउंट इसके पास था इनिशियली एन नॉट, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल अमाउंट इसका या इनिशियल न्यूक्लियाई। ठीक है, इसको बोलेंगे आप इसका कि इतना न्यूक्लियाई इसके पास, न्यूक्लियाई का जो नंबर है वो इतना इसके पास है, इनिशियली है जब टाइम में 0 था। आफ्टर सम टाइम जब उसके पास डिसइंटीग्रेशन हुआ होगा उसमें, तो आफ्टर सम टाइम एट t इक्वल टू t पे कुछ टाइम के बाद उसमें से कुछ डिके हो गया होगा। ठीक है ना, डिके होने के बाद जो न्यूक्लियाई उसके पास बचा, यू नो दैट इज द प्रेजेंट न्यूक्लियाई यू कैन से, या एक्टिव न्यूक्लियाई यू कैन से। ठीक है, एक्टिव न्यूक्लियाई भी आप कह सकते हो, या जो बचा हुआ है, मतलब एक तरीके से घटने के बाद जो बचा है वो ये n होगा, है ना। फिर उसने बोला कि ये जो डिसइंटीग्रेशन में हो रहा है वो किस में होगा, फर्दर जो बचा है उसी में होगा। यार भाई हम चपाती खा रहे हैं, चपाती आधी हमने खा ली है, जो बची है उसी को खाएंगे ना, जो खाली है वो तो हट चुकी है। फिर आपने और खाई, आधी से ज्यादा और खाई, एक बाइट बचा है तो उसी को खाओगे ना फर्दर। तो जो बचा है उसी को डिसइंटीग्रेट करना है, उसी का रेट निकालना है। तो उसने बोला कि ये जो डीके यहाँ पे चल रहा है बेसिकली, ये घट रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइम, ये डिक्रीज कर रहा है इसका अमाउंट। तो दिस रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया गया डिसइंटीग्रेशन, जो लॉ था उसने बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये डिके हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और चूंकि ये कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो उसका एक्टिव न्यूक्लियर है, जो उसका इस समय डिके होने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है यानी n, उसी के ऑब्वियसली उसी में से डिके हो रहा है तो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज योर डिके लॉ, यू कैन राइट। ओके, सारे एक्सप्रेशन मैं यहां लिखने वाला हूं। ये नेगेटिव का मतलब डिके हो रहा है, कम हो रहा है, लेते हम इसको पॉजिटिव है फॉर कैलकुलेशन पर्पस, यू जस्ट रिमेंबर। ओके, तो यार ये जो है ये इसकी रेडियो एक्टिविटी है एक्चुअली, है ना। ये रेडियो एक्टिविटी रेट हो गया, ये है ना, क्या बोलेंगे इसको हम, एक्टिविटी रेट, एक्टिविटी रेट बन गया आपके पास। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे dn ओवर dt, है ना, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा दोगे तो dn ओवर dt आपके पास आएगा एक कांस्टेंट, दैट इज दिस वन। एंड अब आपको पता है ये मैथमेटिकली हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन,
कांस्टेंट, आप समझ जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट, ठीक है। सो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे dn इक्वल टू लैम्डा n dt, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे n को नीचे लेके आओगे, dn ओवर n हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा dt। आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इनिशियल अमाउंट था इसका n नॉट, बाद में जो बचा हुआ है वो n है और टाइम 0 से कुछ t जाएगा। तो यहाँ पे पूरा नहीं करना हमने, यहाँ पे जो मेन रिजल्ट दोस्तों उसका निकल के आने वाला है कि कितना अमाउंट डीके होने के बाद बचा है, उसका जो एक्टिव न्यूक्लियाई है दैट वी कैन राइट फ्रॉम हियर n नॉट e raised to power minus lambda t, and this is most important expression and the most of the problem we can solve by using this single expression। रेडियो एक्टिविटी के केस में जो बचा हुआ अमाउंट है वो ये है, जो प्रेजेंट में उसके पास जो एक्टिव न्यूक्लियाई है ये है, ये इनिशियल था जब टाइम 0 था, इनिशियली जब उसने डीके करना स्टार्ट किया होगा। ये टी है इसका, ये टाइम पीरियड है इसका, यानी टाइम पीरियड का मतलब टोटल लाइफ कुछ हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, इयर्स में भी हो सकता है, मंथ्स, डे, आवर्स, कुछ भी हो सकता है भाई, टोटल टाइम है उसका ध्यान रखना। इंस्टेंट जो टाइम बोल सकते हो आप, लैम्डा को मैंने आपको बता दिया, दैट इज द डीके कांस्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके कूल। तो यार जो डिकेड अमाउंट होगा, डिकेड है ना, डिकेड अमाउंट अगर आपसे पूछे कि डिकेड न्यूक्लियाई बताओ, मतलब जो घट चुके हैं, तो वो कैसे निकालोगे आप, जो डिकेड न्यूक्लियाई हैं वो कैसे निकालोगे। तो अगर मैं लिख दूं एन डी डिकेड, तो इनिशियल कितना था एन नॉट, बचा कितना एन, तो जो इनिशियल था जो बचा उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डिकेड आ जाएंगे ना, कितने खर्च आई मीन कितने कम हो चुके हैं, कितने डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। सो यू कैन राइट हियर एन नॉट माइनस दिस इज एन नॉट माइनस लैम्डा टी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो यू कैन राइट 1 माइनस e raised to power माइनस लैम्डा टी, और इन फॉर्मूले का आप यूज तभी करोगे दोस्तों जब वो डीके कांस्टेंट के क्वेश्चंस में बात करेगा, ओके। इस तरीके से आप याद रखेंगे, इन्हीं का यूज तभी करना है, ओके। तो बेसिकली क्या है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आप बढ़िया से इनको फोकस करके जाए, प्रैक्टिस करके जाए। क्वेश्चन जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो तब मजा आने वाला है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। अभी हम मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है हमारे उन पे फोकस कर रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा सर और क्या हो सकता है, मतलब और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई आराम से, टेंशन नहीं है, करेंगे सब, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म आपने और सुना होगा दोस्तों उसके बारे में, दैट इज हाफ लाइफ, ओके। अगर आपको याद हो हाफ लाइफ, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो यार, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो हाफ लाइफ के बारे में। सो हाफ लाइफ टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, देखो जब वो था एट t इक्वल टू 0, तो उसका इनिशियल अमाउंट था उसके पास n नॉट, जो न्यूक्लियाई थे उसके पास, ठीक है। लेकिन हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम है, अगर t को हम एट एनी टी लेट्स सी, मैंने t हाफ लिख दिया, इसके हाफ लाइफ होने से, हाफ का मतलब इसके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट। तो अगर एक ऐसा टाइम हमने लिया कि उस टाइम पे जो उसका अमाउंट था इनिशियल, ठीक है, जो बचा हुआ है अब अमाउंट है वो इनिशियल का हाफ हो जाता है, हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाता है। किसी बंदे की मान लिया एज 60 साल है, 60 इयर्स है, ठीक है, और उसकी हाफ लाइफ उसने अपने कवर कर लिया है, मतलब टोटल 60 है, तो 30 बनेंगे ना, 30 मतलब वन हाइप में कितना डीके करेगा 30, नेक्स्ट में पूरा 60 कवर कर जाएगा। मान लिया आपने माना कि सर एक बंदे की टोटल एज है 60, मतलब उसका टोटल टाइम है 60, तो वो क्या उसकी हाफ लाइफ जो है वो 20 है, तो 20 फिर 20 फिर 20 तीन पार्ट में कवर करेगा ना, तो ये मतलब जिसमें वो पूरा अमाउंट का हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाए, है ना, इस तरीके से आप समझेंगे, ठीक है। सो ये आप मान के चले कि वो जो बचा हुआ अमाउंट है वो इनिशियल का हाफ हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि वो अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ डिसइंटीग्रेट हो गया है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट, ओके। सो सिंपल है ना। तो हमें एन और एन नॉट और हाफ लाइफ के टर्म्स में एक रिलेशन बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला रिलेशन आपके पास ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा रिलेशन एन आल्सो कैन बी रिटन एज एन नॉट 1/2 की पावर स्मॉल एन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हो गया, इनिशियल अमाउंट और जो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास बचा हुआ है, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कि कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स में वो टोटली डिसइंटीग्रेट हो गया, एंड दिस वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला टोटल लाइफ उसकी डिवाइड बाय द हाफ लाइफ टाइम। इससे आप निकाल सकते हो, मतलब टोटल जो लाइफ होती है तो उसको एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ से अगर मैं एक हाफ लाइफ में मल्टीप्लाई कर दूं, ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे, तो ये आ जाएगा। मतलब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तुम्हारी मर्जी है। इन दो फॉर्मूले से ये चैप्टर हम फिनिश कर सकते हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है। बस आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, थोड़ी मैथमेटिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, देन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये 2-3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
अब ये जो हाफ लाइफ होती है टी हाफ, इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। टी हाफ को हम दोस्तों लिख सकते हैं 0.693 ओवर लैम्डा इन टर्म्स ऑफ डीके कांस्टेंट। मतलब इसको नेचुरल लॉग ln ऑफ 2 की वैल्यू है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी काम आएगा। लिखना छोटे छोटे एक्सप्रेशन है, ये भी काम आएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी काम आएंगे, ठीक है। आपने एवरेज लाइफ के बारे में सुना होगा, मीन लाइफ के बारे में, है ना, 1 by लैम्डा, जिसको आप यूज किया करते थे, ठीक है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपको ज्यादातर उस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, दैट्स व्हाई मैं इन पे फोकस कर रहा हूं, तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस फार्मूला, ओके, एंड दिस फार्मूला, ये तब यूज होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की बात करेगा, जब डी के कांस्टेंट की बात ही नहीं करेगा तब ये यूज करेगा। जब डी के कांस्टेंट की बात करेगा ऑब्वियसली इसका यूज करेंगे। अगर बोल रहा है एक्टिव न्यूक्लियस तो ये है, अगर बोल रहा है डिकेड न्यूक्लियाई तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिकेड न्यूक्लियाई, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब हम निकाल ही लेंगे यार, इनिशियल कितने थे, बचे कितने, उसको सबट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा यार, टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीजें हैं इसमें, पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फिर एक छोटा सा एक मेन कंसेप्ट जो होता है, कुछ और एडिशनल जो कंसेप्ट इसमें यूज किए जाते हैं वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, यार जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके जेईई 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यार। मतलब उसको आपने फोड़ के ही आना है, बढ़िया से करके आना है, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है और उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वही मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, लेट्स सी, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, बढ़िया से उसको आप पढ़ लो। इसकी तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, द अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक। अगर आपने वीडियोस देखी होगी प्रीवियस ईयर की पीवाईक्यूज की, जो सॉल्यूशंस मैंने डाले थे कुछ, तो वो आप देखना, उसमें बढ़िया तरीके से मैंने इसको समझाया, फिर भी जल्दी से उसको उड़ा देते हैं अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सो क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है दोस्तों कि दो आपके पास न्यूक्लियाई है, और न्यूक्लियाई ए और न्यूक्लियाई बी, ठीक है। उसने बोला है कि जो पहला न्यूक्लियाई उसमें जो डीके कांस्टेंट है उसका लैम्डा है, दूसरे वाले का डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा है, ठीक है। और वो टाइम बताओ, फाइंड द टाइम एट विच, है ना, वो टाइम बताओ जब ए और बी के जो न्यूक्लियाई होंगे, Na और Nb का जो रेशियो होगा वो 1/e² हो जाता है। ये e² है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब किस टाइम के बाद इसका, सपोज करो इसका इनिशियल अमाउंट था n0, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम इसका हो गया यहाँ पे Na, और Na को आप कैसे लिखोगे, आप सबको पता है दोस्तों, n0 e⁻ λ1t, ठीक है। Nb को आप कैसे लिखोगे, n0 e⁻ λ2t। लेकिन पूरा सॉल्व करने का इच नहीं है, सॉल्व करना है तो डिवाइड कर लेना, वैल्यू पुट कर ले, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट बता रहा हूं मैं हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, टाइम से रिलेटेड और रेशियोज वगैरह गिवन होंगे, डीके कांस्टेंट्स गिवन होंगे, तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्या निकालना है, टाइम, टेक द टाइम, है ना, टेक द टाइम, टाइम निकालना है सर, बिल्कुल। फिर जो ई गिवन होगा, जब भी ये रेशियो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में गिवन होगा, बस ई की पावर चेक करना कितनी है, 2, तो 2 डिवाइड, उसको डिवाइड करना है जो गिवन डीके कांस्टेंट है, जो ज्यादा है और ये वाला कम है, तो 5 लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू 2/4 लैम्डा, मतलब 2/लैम्डा, 1/2 लैम्डा। सो दिस इज योर द टाइम। आप सॉल्व करो, यही आंसर आएगा। ज्यादा बेस्ट है आप इस फंडे को याद रखें, फटाक से यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर से सुनो एक बार, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स में रेशियो गिवन होगा, ये लैंग्वेज यूज करेंगे। वो e की पावर लेनी है, उसी को डिवाइड करना है, जो गिवन डीके कांस्टेंट होंगे उसको डिफरेंस लेके डिवाइड कर देना, आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। अदरवाइज प्रोसेस एक्चुअल है ये रहा, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को डिवाइड करो, देन यहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट करो, इनिशियल अमाउंट उनके सेम है, फिर भी Na और Nb को रिप्लेस कर देना, इससे थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन तब भी हो ही जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके यार, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़िया से क्वेश्चन मैंने चूज किया है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा सकते हैं, 3-4 बार ऑलरेडी आ चुके हैं आपके जेईई के एग्जाम में, आपके आईआईटी के एग्जाम में, सो दैट्स व्हाई ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। तो बढ़िया से देख लेते हैं क्वेश्चन को, आप जल्दी से रीड कर लो, डेटा मैंने लिख लिया बढ़िया तरीके से। ओके, आपसे पूछे गए नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, एक्चुअली डिकेड न्यूक्लियाई आपसे पूछे यार, और याद करो मैंने आपको बता दिया, जब भी डिकेड न्यूक्लियाई पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे डिकेड न्यूक्लियाई का, n0 बाहर लेंगे, 1/2 की पावर n, ठीक है। डिकेड की बात कर रहा है, समझना बात को, सो ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। सो दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा n0 1 माइनस, ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि वो डिकेड की बात कर रहा है, एक्टिव न्यूक्लियाई की बात नहीं कर रहा है। आपको लॉजिक समझ में आया होगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
तो हमने जल्दी से हमने देख लिया कि कहां पे हम मिस्टेक करने जा रहे थे। ओके, सो यार ये कैंसिल, तो ये बचेगा 1 माइनस 1/2 की पावर 6, ये बचेगा 1 माइनस 1/2 की पावर 3। तो नो प्रॉब्लम, जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स। 2 की पावर 6 64 माइनस 1 63/64 डिवाइड में 2 की पावर 3 8, दिस इज 7/8। तो आप चेक कर सकते हो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बचेगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये बचेगा, ये 7 से कैंसिल, तो यहाँ 9/8। हाँ, क्लियरली आप देख सकते हो। सो जो डिकेड अमाउंट है ए का और डिकेड अमाउंट बचा बी का, उन दोनों का रेशियो आ गया दोस्तों 9/8। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई पंगे वाली बात है ही नहीं, ठीक है। बस कंसेप्ट अगर आपको पता है, ये क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि लैम्डा नहीं था, ये यूज किया क्योंकि हमें हाफ लाइफ और टाइम दे रखा था, उसका हमने यूज किया। भाई तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, टेंशन नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। ओके यार, कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन हमने कर लिया। आई होप आपको मजा आया होगा और आपको एहसास हुआ होगा कि यार हाँ, आप इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए, कुछ अच्छी प्रैक्टिस आप ने की हुई होनी चाहिए क्वेश्चंस की, जिससे जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो आपका क्लियर रहे बिल्कुल कि इस टाइप से क्वेश्चन मैंने फोड़ने हैं। अब कुछ और इसके कॉन्सेप्ट हैं एडिशनली, वो भी हम देख लेते हैं, उन पर भी डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो मैंने लिख दिया यार पहले, यहाँ पे थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका मेरा सबका, बढ़िया से हम एक्सप्लेन भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ फोकस कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो जो आपका न्यूक्लियाई है उसके न्यूक्लियाई की टर्म्स में बात करता है, उसके अमाउंट की कितना डिकेड हो गया है, कितना रिमेनिंग है और इनिशियल अमाउंट उसका कितना था, ठीक है। कभी कभी वो बोलेगा कि रेडियो एक्टिविटी की बात करेगा, तो R इज फॉर एक्टिविटी। उस रेडियो एक्टिव प्रोसेस में जो उसकी एक्टिविटी हो रही है डिसइंटीग्रेट होने की, डीके होने की, तो उसको R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यू जस्ट रिमेंबर कि N की जगह R लिख दो और जो इनिशियल अमाउंट था N0 उसकी जगह R0 लिख दो, दैट्स इट। और अगर लिखना है लैम्डा के टर्म्स में तो हियर इज द फार्मूला, और अगर आपने लिखना है N के टर्म्स में नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स तो हियर इज द फार्मूला। सिमिलरली कभी कभी क्या होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, फार्मूला सेम है, बस आपने रिप्लेस करना है। कभी कभी वो बात करता है कि जो न्यूक्लियस है उसका मास के टर्म्स में बात करता है, तो दिस इज द मास एक्चुअली, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, मैंने आपको बताया एक्टिविटी, ठीक है, ऐसे आप याद रखें यार, नो प्रॉब्लम। ये उसका मास होगा, ये उसका इनिशियल मास होगा, ये जो उसका एक्टिव मास है जो डिसइंटीग्रेट होने के बाद बचा है, ये होगा लैम्डा के टर्म्स में, सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ एन। और एन आपको मैंने बता दिया, एन होता है T/T हाफ। ओके, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये एक हाफ लाइफ है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, टोटल हाफ टाइम पीरियड उसका आ जाएगा लाइफ का। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन जैसे हमने अभी किए हैं वो इनके अकॉर्डिंग भी वैसे ही होंगे, नो प्रॉब्लम। अब एक दो प्रोसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, जैसे कि यहाँ पे आपने दिखा होगा कि साइमल्टेनियस डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर कोई आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दोस्तों, दैट इज ए, और वो एक साथ डीके कर रहा है, दो अलग अलग न्यूक्लियाई बना रहा है, दो अलग अलग न्यूक्लियस वहां से बन रहे हैं। देखो कैसे, ये एक न्यूक्लियस है आपके पास और ये डीके कर रहा है, तो जब पहला उसी समय यहां से एक नया न्यूक्लियस A1 बना, उसी सेम टाइम पे यहाँ पे ये A2 बना, इसका डीके कांस्टेंट λ1 है, इसका डीके कांस्टेंट λ2 है। तो बोलता है कि जो इफेक्टिव होगा, ओवरऑल इफेक्टिव जो डीके कांस्टेंट होगा वो कैसे निकालोगे, तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। पहली बात याद रखना है, साइमल्टेनियस है, ध्यान से रखना, ये दो में एक साथ दो में डिवाइड हो गया, बस ऐसे याद रखो, ठीक है। दो न्यूक्लियस बन गए एक साथ, ठीक है। ये नहीं कि पहले ए से बी बना फिर नेक्स्ट, नहीं, नथिंग लाइक दैट। ओके, सो एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, मतलब उसकी डिसइंटीग्रेशन जो रेट है, उसकी जो एक्टिविटी है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो ए जो बना है उसकी एक्टिविटी λ1 और उसका इनिशियल अमाउंट जो होना था दैट इज A0, तो उसी से मल्टीप्लाई किया आपने। सिमिलरली इसकी एक्टिविटी अगर निकालनी है तो उसका डीके कांस्टेंट इनटू उसका इनिशियल अमाउंट, सिंपल। ओके, सो ये एक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आप दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी क्या करना है, बस मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर जेईई मेंस, ठीक है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन रेट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मतलब ये क्या है, एक्यूमुलेशन रेट में एक सीरीज होती है, ये एक सीरीज है एक्चुअली, कि कोई भी अगर एक न्यूक्लियस आपके पास है और वो डीके करके नेक्स्ट न्यूक्लियस बनाता है, फिर डीके करके फिर नेक्स्ट एक न्यूक्लियाई बना रहा है, फिर नेक्स्ट बना रहा है, फिर नेक्स्ट बनाता रहेगा, क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो उससे रेज निकलती रहेंगी और वो ब्रेक होता रहेगा, टूटता रहेगा, जब तक कोई स्टेबल न्यूक्लियस नहीं मिल जाता। तो एक सीरीज यहाँ पे बन जाती है, आप समझ सकते हो, देखो सीरीज बनती है।
तो इस सीरीज में आप जो क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछेगा कि जो ये जो डी एन, अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूं, लेट्स से हमारे पास एक न्यूक्लियस था A1, इनिशियली एक एलिमेंट था A1, उसका जो इनिशियल अमाउंट था N0 से उसके पास बचा है N1, फिर उसमें से डिसइंटीग्रेट हुआ, वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसका जो डीके कांस्टेंट है वो है λ1 और वो A2 बन गया, ठीक है, उसके पास अमाउंट है N2, और फिर वो डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर वो A3 में बदल गया। आप देख सकते हो वैसे ये आगे चल सकता है। हम यहाँ पे इस तरीके से बात कर रहे हैं कि A1 से A2 बना, A2 से A3 बना, सिंपल। ओके, अब दोस्तों क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो A2 बना है ना, ये किससे बना है? देखो A1 से बना है ये, इसका मतलब ये प्रोड्यूस हुआ है A1 से, मतलब लिखा मैंने प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट चूंकि A1 की वजह से हुआ है, तो उसका इनिशियल अमाउंट था N1 और इसका डीके कांस्टेंट था λ1, तो λ1 N1 लेंगे प्रोडक्शन रेट। ध्यान से समझना, क्योंकि ये इससे बना है और ये डीके होके A3 में कन्वर्ट हो गया है। सो A3 इससे बना है, मतलब इसका ये तो है प्रोडक्शन रेट, और एक होगा इसका डीके रेट, क्योंकि डीके भी तो हो रहा है और डीके होके नेक्स्ट न्यूक्लियस बना रहा है, तो डीके रेट ये रहा। डीके रेट कैसे बना? इनिशियल अमाउंट कितना है, क्योंकि ये बन चुका है ना, इनिशियल अमाउंट N2 और डीके कांस्टेंट λ2, तो ये आ गया इसका डीके रेट। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एक्यूमुलेशन रेट? सो N2 यानी इसका, क्योंकि ये इससे बना है, फिर ये इससे बना है। अगर इससे आगे मैं एक और बनाऊंगा A4, समझना, फिर हम इसका चेक कर सकते हैं, क्योंकि A3 इससे बना है और इससे ये बना है। तो व्हाट इज द एक्यूमुलेशन रेट? तो N2 का ये होगा, यानी A2 का जो उसके पास प्रेजेंट में जो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो N2 है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन। ओके, एक्यूमुलेशन रेट यू कैन से, इसका जो एक्यूमुलेशन रेट है यू कैन कैलकुलेट इसका प्रोडक्शन रेट माइनस इसका डीके रेट। आप देख सकते हो λ1 N1 माइनस λ2 N2, ये इक्वेशन आप लिख लेंगे, बाकी जो भी वेरिएबल गिवन होगा उसका मैथमेटिकली यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस इज हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोसेस। ये आपने ध्यान रखना है, जब एक सीरीज बन रही होगी, डिसइंटीग्रेशन हो रहे होंगे, तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने किस तरीके से इक्वेशन लिखनी है। ओके कूल। तो ये कुछ और बेसिक से कंसेप्ट जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए बहुत क्लियरली। अब और नेक्स्ट कंसेप्ट जो उसके हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि यार एक न्यूक्लियस है, जब वो डीके हो रहा होता है तो उसमें रेज निकलती है, अल्फा बीटा गामा समथिंग लाइक दैट, तो उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इवन आए हैं, बहुत ईजी होते हैं, तो छोड़ने का एक है, अगर क्वेश्चन आ गया तो फ्री मार्क्स, 4 मार्क्स फ्री के मिलने वाले हैं यार। सो उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, तो बढ़िया तरीके से फिर आप सॉल्व कर लेंगे। ओके यार, एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जल्दी से आप क्वेश्चन को पढ़ लो और स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो यार, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि दो न्यूक्लियाई है अगेन। देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके एग्जाम की प्रॉब्लम से आपको क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। उसने बोला टाइम 0 पे दोनों का अमाउंट सेम है, बहुत बढ़िया है फिर तो। फिर उसने बोला किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो उनका एक्टिविटी का रेशियो, इस बार एक्टिविटी के टर्म्स में दे दिया तो कोई टेंशन नहीं है। तो उसने बोला बी और ए की एक्टिविटी का जो रेशियो है वो e⁻³ ठीक है भाई, ये गिवन है हमें, ठीक है। अब उसने बोला है जो पहले वाला न्यूक्लियाई था उसका हाफ लाइफ टाइम है ln(2), तो बताओ बी का हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। यू हैव टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ दिस वन। तो कैसे मैं निकाल सकता हूं उसको, ध्यान से समझो आप। पहले इसको समझने से पहले, अगर हमें टी हाफ की वैल्यू दे रखी है और ये आरबी ओवर आर ई की पावर में दे रखा है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल वाला हमें एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो याद करो, एक्सप्रेशन हम क्या लिखते थे, e⁻⁻ ठीक है भाई। अगर मैं ए के लिए लिखूं उसको तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, ये ए होगा, ठीक है। फिर अगर मैं बी के लिए लिखूं उसको, नेक्स्ट ये बन जाएगा -λb/t, ठीक है। टी दोनों के लिए सेम ही है क्योंकि उसी टाइम पे था। अब उसने बोला आरबी ओवर आरए करो, कर लेते हैं आरबी ओवर आरए, क्योंकि आरबी ओवर आरए गिवन है ना, तो इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। r0 कैंसिल हो जाएगा, तो -λbt, इससे डिवाइड कर रहे हो -λat, ऊपर लेके जाओ तो e की पावर -λbt इंटू e की पावर -λat। तो आप देख सकते हो दोस्तों, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी और ये नीचे से ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो e की पावर t कॉमन ले लो, तो ये आपके पास बचेगा दोस्तों यहाँ पे, अच्छा माइनस बाहर लो आप जरा, ठीक है। तो λa माइनस λb बचेगा, ठीक है। λa माइनस λb, नो नो नो, λb, क्योंकि माइनस अगर बाहर लिया तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो ना,
ये अगर माइनस में बाहर ले लो, ये प्लस ये माइनस, तो लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए बचेगा। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आर बी ओवर आर ए की वैल्यू आपको माइनस में है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी, ये इक्वल टू आया ई रेस्ट पावर माइनस टी इंटू लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। आप चेक कर सकते हो टी, यहाँ पे जो ई की पावर है ये, और यहाँ पे जो ई की पावर है बेस से मैं तो इक्वेट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर है, यहाँ पे 3t इक्वल टू आ गया टी इंटू लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। पहले हम कर रहे हैं, मैंने पता हम क्या कर रहे हैं, बट कर रहे हैं बस आराम से। ठीक है, ये 3 इक्वल टू लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। अब दोस्तों ये तो उनके डीके कांस्टेंट का रिलेशन बन गया, जबकि हमें तो हाफ लाइफ चाहिए था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ए का हाफ लाइफ दे रखा है और उसका लैम्डा ए पता चल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा। रिलेशन लिखा था मैंने आपको, एक याद करो, हाफ लाइफ का एक रिलेशन लिखा था ln ऑफ 2 डिवाइड में लैम्डा, ये दोनों में रिलेशन होता था लैम्डा डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ में। तो ए की चूंकि हाफ लाइफ दे रखी है ln ऑफ 2, तो यहां पुट कर सकते हो ln ऑफ 2 इक्वल टू ln ऑफ 2 डिवाइड में उसका ए आ जाएगा कैंसिल, यानी लैम्डा ए आपके पास 1 आ गया है। अगर ये 1 आ गया तो यहां से इसको इधर लेके आओ, तो 3 + 1 इक्वल टू लैम्डा बी, तो लैम्डा बी दोस्तों आपके पास 4 आ गया। बहुत आसान होने वाला है। और अगर इसका लैम्डा मिल गया है तो उसकी हाफ लाइफ चाहिए, तो कम ऑन यार, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी लिखा है हमने ln ऑफ 2 डिवाइड में लैम्डा, और लैम्डा हमने बी का लेना है। सो दिस इज लैम्डा 2/4, दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत आसानी से बढ़िया से अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, सारे कंसेप्ट रिवाइज करके जाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ यार आप कॉन्सेप्ट को फोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, आई मीन क्वेश्चन को फोड़ के आ जाओगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, बस बढ़िया प्रैक्टिस करते रहना और मचाते रहना दोस्तों। ओके डियर स्टूडेंट, बात कर ले एक छोटे से लिटिल बिट कॉन्सेप्ट की, जिसपे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इवन उसका बस छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट आपको याद भी होगा, जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो आपने देखा है जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, तो उसमें अल्फा बीटा गामा रेज उसमें इमिट हो रही होती है, तो उनकी इमिट होने से न्यूक्लियस पे फर्क क्या पड़ता है। ओके क्लियर, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए एक्चुअली। ओके, तो अगर हम कोई न्यूक्लियस ले ले, जैसे मैंने एक रैंडमली एक एक्स न्यूक्लियस माना है, जिसका एटॉमिक जो नंबर है वो है आपका जेड, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं आपके, और एटॉमिक मास है आपका ए। अगर उसमें से अल्फा पार्टिकल निकले, ध्यान से समझना, अगर उसमें से अल्फा पार्टिकल का डिके हो, तो अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से जब बाहर निकलता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस 2He4 बाहर निकल रहा है इसमें से, इसका मतलब उसका जो ये प्रोटॉन के जो नंबर्स है उसमें से 2 कम हो जाएंगे, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, और एटॉमिक नंबर 4 से कम हो जाता है, तो Z-2 A-4 ध्यान रखना है। और निकला क्या है, अल्फा पार्टिकल। भाई ये अल्फा पार्टिकल ही तो है ना, और प्लस कुछ एनर्जी, ये कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई होगी। तो ये इसका प्रोसेस है, इतना याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल जब रिलीज होता है, बाहर निकलता है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों, उसमें से 2 की कमी होती है और एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है। इतना तो याद रख ही लेंगे हम, टेंशन नहीं है। अब इसमें 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बीटा और अल्फा। अगर वो न्यूक्लियस मैंने लिया और उसमें से मैंने एक बीटा मतलब बाहर निकाला, उससे बीटा डीके कराया, बीटा डीके आप कहते हैं इसको, ठीक है। तो बीटा डीके जब होगा, तो बीटा डीके का मतलब होता है, अगर वो डायरेक्ट बीटा डीके की बात कर रहा है तो बीटा नेगेटिव की बात कर रहा होगा, ध्यान से समझना इस बात को। बीटा नेगेटिव में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है उसका, ठीक है, उसमें 1 बढ़ जाता है और एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो बीटा प्लस की बात कर रहा होगा, तो उस जेड में से कम होगा, और इस पे तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये थोड़ा सा याद ध्यान रखेंगे। यार सर याद कैसे रहेगा, ध्यान से समझो। बीटा पार्टिकल निकलने से, बीटा पार्टिकल बोलो या डायरेक्ट बीटा नेगेटिव बोलो, अगर उसने कुछ भी नहीं बोला ना प्लस माइनस, तो बीटा नेगेटिव मान के चलते हैं, तो फिर हम ये वाला रिजल्ट यूज करते हैं, ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ब्रेक कर रहा है, आपको देख सकते हो पॉजिट्रॉन है, और ये जो न्यू यहाँ पे मैंने बनाया दैट इज न्यूट्रॉनो, ये इसकी रिएक्शन यहाँ पे मानी जाती है। लेकिन अगर बीटा पॉजिटिव की बात करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख सकते हो आप निकल रहा है, और ये एंटी न्यूट्रॉनो होता है, ठीक है। इस तरीके की रिएक्शंस होती है। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है फिलहाल यहाँ पे कि बीटा के निकलने से क्या फर्क पड़ा, तो उसकी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में 1 इंक्रीज कर जाता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अगर उसने स्पेसिफाई किया बीटा पॉजिटिव, अगर इसने स्पेसिफाई बीटा पॉजिटिव किया तो 1 कम होगा। अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो इसका मतलब हम बीटा नेगेटिव की ही बात कर रहे हैं। बस इस तरीके से आप याद रखें, सिंपल सी सिचुएशन है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या कुछ क्वेश्चंस बहुत कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में,
कि बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टी, दो न्यूक्लियस आपको दे रखे होंगे, एक ये और फाइनल आउटपुट दे रखा होगा, फाइनल जो न्यूक्लियाई बना होगा वो दे रखा होगा। बोला होगा कि इस न्यूक्लियस से लेट्स उसने बोला Z1A1 और ये कन्वर्ट होके बन गया YZ2A2। तो बताओ इससे ये बनने से, क्योंकि ये और ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, ये डिफरेंट, कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल यहां से निकले हैं। गामा, अच्छा गामा की बात करें, अगर गामा निकलेगा तो गामा से कोई चेंज इस पे नहीं आने वाला था, क्योंकि गामा को हम EM रेडिएशंस मानते हैं, वो पार्टिकल्स नहीं होते, दैट्स व्हाई। ठीक है, आप इतना याद रखिए, गामा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट्स इट। तो बोलेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां से डिके हुए होंगे, इमिट हुए होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में अल्फा बीटा पहले बता देगा, दो निकले एक निकले तो हम तुरंत निकाल देंगे, ठीक है। बट इसमें अगर पूछ बैठे, जैसे अगर मैं इसी की बात करूं, ठीक है, अगर हम इसी की बात करेंगे फॉर एग्जांपल, मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू अप्लाई दिस कांसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं और बढ़िया से समझ लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ओके डियर एस्पिरेंट, अब बात कर लेते हैं यार, जो अभी अभी अपने कॉन्सेप्ट अल्फा बीटा डीके का जो कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आपको सॉल्व करने आने चाहिए, मतलब बहुत इजीली सॉल्व करने आने चाहिए, आपको बन जाने चाहिए 4 मार्क्स क्लियरली। अगर क्वेश्चन आते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है आपके एग्जाम वास्ते, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया से बन जाए। ओके कूल, लेट्स सी। अब उसने बोला देखो एक थोरियम है, मतलब TH, और उसका जो एटॉमिक जो नंबर दे रखा है आपका ये 90 है, और उसका एटॉमिक मास जो दे रखा है यहाँ पे 232 है, ठीक है, क्लियरली। और ये बोलता है कि ये जो यहाँ पे न्यूक्लियर चेन चल रही है रिएक्शन की, उसमें एक फाइनल प्रोडक्ट आपका PB बन गया है यहाँ पे, ठीक है, और उसका 82 बन गया, 90 से 82 हो गया इसका जो प्रोटॉन का नंबर है, और जो मास है उसका 212 बचा है। तो बताओ कितने अल्फा पार्टिकल निकले, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने निकले होंगे, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने, मैंने बोला था ना आपको एक न्यूक्लियस से दूसरा बना होगा तो कितने अल्फा बीटा निकलेंगे ये निकालना। तो भाई नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, इनिशियल का एटॉमिक मास कितना है और जो बना है उसका कितना है, A2 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 की कमी होती है ना। तो A1 था आपका 232 माइनस 212/4, तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा यहाँ पे 2202, ठीक है, बाय 4 दैट इज 5। मतलब जो वहां से अल्फा पार्टिकल निकले होंगे, अल्फा पार्टिकल वो 5 होंगे। अगर 5 अल्फा पार्टिकल निकले तो देखो ध्यान से, बीटा पार्टिकल का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही हो जाएगा। अगर 5 अल्फा पार्टिकल निकले होंगे तो देखो याद करो, आपको मैंने बताया था एक अल्फा पार्टिकल जब निकलता था एक, तो इसमें Z में 2 की कमी हो जाती थी और A में 4 की, तो ये तो हमने निकाल लिया है, हमें तो इसकी बारे में बात करनी है ना, Z के। तो जब एक निकलता था एक सिंगल पार्टिकल तो 2 कम होता था Z, तो चूंकि आप 5 है तो Z में जो कमी होने वाली है वो 10 की होने वाली है, क्योंकि एक के निकलने से 2 हो रही है, तो 5 पार्टिकल निकले तो 10, तो इसमें से 10 कम करो तो कितना आएगा 80, लेकिन यहाँ पे कितना है 82, तो आना तो 80 चाहिए था, इसका मतलब बीटा पार्टिकल निकले होंगे 2। याद रखो बीटा पार्टिकल कितने, क्योंकि बीटा पार्टिकल के निकलने से, याद रखो अगर मैंने आपको बताया था बीटा पार्टिकल के निकलने से, बीटा पार्टिकल का मतलब इसके निकलने से Z में 1 बढ़ जाता है, इसका मतलब बढ़ता कब था जब नेगेटिव होता था, याद करो A पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 2 निकलेंगे तो 80 है और 2 ऐड करोगे तो 82 हो जाएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स आर 2 एंड दिस इज योर क्वेश्चन। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत आसान होने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया से कंसेप्ट आप सीख के जाएंगे तो क्वेश्चन 4 डालेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, बढ़िया से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है और अपने एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग हमने बेटर कर लिया है कि अगर इस कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन यार पूछे जा रहे हैं तो हमने किस टाइप से उनको सॉल्व करके आना बढ़िया तरीके से। ओके, आपने उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट सीखनी है, तुरंत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेनी है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट कंसेप्ट की अपनी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से रखेंगे क्योंकि पूरा टारगेट हमारा मिनिमम 12 मार्क्स गेन करने का है, दैट्स व्हाई एक भी कॉन्सेप्ट हमने छोड़ना नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी, सो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। मैं यहाँ पे वही मैथमेटिकली बात करूंगा कॉन्सेप्ट, जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ज्यादा ग्राफ की एनालिसिस हम नहीं करने वाले, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले, तो डायरेक्ट कंसेप्ट की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे समझो, सपोज करो एक न्यूक्लियस मैंने कोई लिया, ठीक है,
और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे प्रोटॉन्स वहां पे होते हैं, और उनका जो नंबर है जेड, हम जेड से हम डिनोट करते हैं। तो इसका जो नंबर है हम जेड से डिनोट करते हैं कि कितने पार्टिकल टोटल निकाले, तो एक लो जेड से मल्टीप्लाई कर दो। और ये जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका नंबर हम ए माइनस जेड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितने होंगे जेड पी, और ये टोटल कितने होंगे एन से मल्टीप्लाई कर दो, एक न्यूट्रॉन तो टोटल इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पता बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हुआ कि किसी न्यूक्लियस को बनाए रखने के लिए, किसी न्यूक्लियस को बनाने के लिए ये सारे प्रोटॉन प्लस ये सारे न्यूट्रॉन, ओके ध्यान से समझो, आप पहले लॉजिक समझ लो उसका, सारे न्यूट्रॉन्स और सारे प्रोटॉन आपस में बाइंड्स हो जाते हैं, यानी बाइंड्स होते हैं, बाइंड होके आपस में जो न्यूक्लियस बना रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी, क्यू एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये रिलीज्ड एनर्जी है दोस्तों, इसी को नाम दिया गया बाइंडिंग एनर्जी। एक्चुअली इसी को नाम दिया गया बाइंडिंग एनर्जी। आप समझे मेरी बात को कि ये जो इनको बोला जाता है, जो इसके अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं इनका न्यूक्लियॉन्स, इनको क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको नाम दिया गया न्यूक्लियॉन्स। तो आपस में बाइंड होके जो न्यूक्लियस बना रहे हैं, उसमें जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, उसी को नाम देते हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी। एंड हमने यहाँ पे सीखना है कि इस बाइंडिंग एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करें। बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसका जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसान होने वाला है, और उसमें कैलकुलेशन बस थोड़ी बहुत लिटिल बिट करनी पड़ती है, वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी हाउ। तो यार चलो सही है, देख लेते हैं तो किस टाइप से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाई बाइंडिंग एनर्जी को निकालने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये ये देखा गया है कि जब ये इसको बना रहे होते हैं, तो जो मास होता है इसमें, मास होता है जो न्यूक्लियॉन्स का, न्यूक्लियॉन्स को मैं स्मॉल एन से डिनोट करूंगा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसको मैं बोलूंगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि भाई जो न्यूक्लियस बन रहा है, जैसे न्यूक्लियस बन रहा है, इसके मास को हम लिखेंगे कैपिटल एम इंटू कैपिटल एन से, है ना, मतलब एम एन से लिखेंगे हम इसको, एम एन, दिस इज मास, ओके, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस मास। बस ये थोड़ा सा आप याद रखें, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बहुत ही स्टेबल होता है, बहुत ही ज्यादा, तो इस रिएक्शन में होता है क्या है, बेसिकली ये जो मास होता है, ये न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है, दैट इज ग्रेटर देन द मास, इनका सम है ये दोनों का, मैं बताऊंगा आपको, न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है। और इस प्रोसेस में जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, कुछ मास का यहाँ पे लॉस हो जाता है, और वो लॉस जो होता है उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, उसी को क्या बोलते हैं मास डिफेक्ट। अगर इस एनर्जी को आप निकालना चाहते हो, तो इस एनर्जी को निकालने के लिए आपको फंडा यूज करना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी कैन बी रिटन एज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जो हुआ है, मतलब इस प्रोसेस में जो मास का लॉस हो रहा है, इनटू सी का स्क्वायर, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी इक्वेशन है, एनर्जी मास इक्वेशन आपको पता है। तो मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से डिनोट करेंगे इनटू सी स्क्वायर, दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला। सिंपली अगर देखा जाए बाइंडिंग एनर्जी आप यहां से निकाल सकते हो, टेंशन नहीं है। तो उसने बोला कि ये पूछा जाता है, वो जो न्यूक्लियॉन्स का मास होता है, जिससे मिलकर न्यूक्लियस हमने बनाया है, वो न्यूक्लियस के मास से ज्यादा है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, यानी मास डिफेक्ट, यानी डेल्टा एम, मास डिफेक्ट, ठीक है, यानी डेल्टा एम, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस, यानी न्यूक्लियॉन्स का मास माइनस न्यूक्लियस का मास, इन दोनों का डिफरेंस होता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप निकाल लेना, यहां पुट कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा फिर लिखेंगे कैसे सर, देखो न्यूक्लियॉन्स का मास कैसे निकालोगे, वहां पे टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं, ये रे, तो मास ऑफ एक प्रोटॉन इनटू जेड, ठीक है, प्लस सिमिलरली मास ऑफ एक न्यूट्रॉन, है ना, इनटू ए माइनस जेड, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये बन गया आपके पास दोस्तों यहाँ पे टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस mn मास ऑफ न्यूक्लियस, और ये तो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है ही। यहां से आपका मास डिफेक्ट आ जाएगा, आप देख सकते हो इन दोनों के डिफरेंस से, ठीक है।
तो ये हो गया न्यूक्लियॉन्स का मास और ये एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को नाम देते हैं मास डिफेक्ट। मतलब जो उस प्रोसेस में जो मास लॉस हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी हम बनाने वाले हैं, उसी से तो एनर्जी रिलीज होगी। ओके, एंड हियर इज द फॉर्मूला, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जनरली जो मास गिवन होंगे, जैसे आपको मास दे रखी है mn, AMU इसकी यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जो होती है उसमें ये जनरली गिवन होते हैं और ये आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करना है, AMU में वैल्यूज दे रखी है, तो यू हैव टू कन्वर्ट देम फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। अगर आपने निकालना है बाइंडिंग एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप क्या करने वाले हैं, बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी रिटन एज दिस मास डिफेक्ट निकाल लेना पहले, ठीक है, AMU में इनटू डायरेक्ट इसमें 931.5 होता है, 931 ही ले रहे हैं यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यार दोस्तों, अगर आंसर आपको इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको मासेस गिवन है तो उनका मास डिफेक्ट निकाल लेना, यहां पे पुट कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। 931 से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन, यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस, सिंपल। ओके, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले बस देख लेना कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है, प्रोटॉन का मास दे रखा है वो यूज कर लेना, उसमें कितने प्रोटॉन्स है वो यूज कर लेना, न्यूक्लियॉन्स का मास दे रखा है उसको यूज, कैलकुलेशन मेन होने वाली है यहाँ पे, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन मेन होने वाली है। अच्छा सर, और किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है? ये काफी चीजें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप डेल्टा की वैल्यू पुट करोगे तो Z of MP प्लस A माइनस Z MN, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और इंटू C स्क्वायर, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी इस तरीके से लिखी जा सकती है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस से ज्यादा है, ये आपने याद रखना है। और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, निकालना है, तो मास डिफेक्ट निकाल के पुट कर देंगे तो आंसर बनेगा। इंपॉर्टेंट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इफ कोई न्यूक्लियर आपको रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन इज गिवन, मान लिया उसने दो अलग अलग न्यूक्लियस मिलकर एक नया न्यूक्लियस बना रहे हैं, इस तरीके की रिएक्शन आपको दे रखी है, और आपसे पूछता है उसमें एनर्जी रिलीज्ड बताओ, देन फाइंड, आपसे पूछता है फाइंड एनर्जी रिलीज्ड, है ना, रिलीज्ड। आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसी को क्यू वैल्यू भी बोलते हैं, क्यू वैल्यू, है ना, क्यू वैल्यू भी बोलते हैं। कि यार सर ये कैसा होगा भाई, क्या करेंगे, देखो लेट्स सी फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 1s2 प्लस 1s2 मिलके यहां पे बना रहे हैं 2He4 और यहां पे कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, समथिंग लाइक दैट। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, तो आप क्या करोगे, आपसे बोलोगे बताओ इस प्रोसेस में क्यू वैल्यू क्या है, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। वो बोलेगा ये जो है इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस दो, एक आप देख सकते हो यहाँ पे ड्यूटेरियम यहाँ पे यूज किया गया है, तो व्हाटएवर यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस मिलके, ये दोनों मिलके इसको बना रहे हैं, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी गिवन होगी, है ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी गिवन होगी। अगर आपने एनर्जी रिलीज या क्यू वैल्यू निकालनी है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे कब, इफ बाइंडिंग एनर्जी आर गिवन, अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी होगी तो आप लिखोगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स जितने भी होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रोडक्ट मतलब जो मिला है ये आपका, और रिएक्टेंट्स जिन दोनों ने, तीनों ने, जितने भी न्यूक्लियस होंगे उन्होंने मिलकर इसको बनाया, वो रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से जितने भी रिएक्टेंट है उनकी बाइंडिंग एनर्जी को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। रिमेंबर बाइंडिंग एनर्जी वी हैव टू टेक बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर क्वेश्चन में आप समझो मेरी बात, अगर उसने दिया है इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गिवन, पर न्यूक्लियन इज गिवन, अगर पर न्यूक्लियन दे रखी है, ना कि बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, उसने बोला क्लियर कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इसका मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का, ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर आपसे कोई पूछे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, तो दोस्तों याद रखना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय एटॉमिक मास। To solve this problem and we have to put the value of binding energy, not the binding energy per nucleon. That's why आप यहां से बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी आएगी आपकी A इंटू जो दे रखी होगी गिवन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, ठीक है।
ये आपको दे रखी होगी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बी ई यहां से निकालेंगे, तब जाके यहाँ पुट करेंगे, तब आपका आंसर बनेगा। दिस इज द करेक्ट प्रोसेस। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस एक्चुअली न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए यूज की जाती है, बस इतना ध्यान रखना है आपने। वैसे तो हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, उतनी डिटेल में अभी नहीं आ रहे हम। सो दिस इज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, जहां से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हमने फोड़ने हैं वो। ओके यार, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं। दोनों वैरायटी के जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, दोनों वैरायटी आपको एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम देन। ओके, तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप बढ़िया से पढ़ लो उसको। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में ही बताता है कि क्या करना है, कभी कभी इक्वेशन अलग से दे देता है। तो उसने क्लियरली बोला है कि 2 ड्यूट्रॉन है, उनके न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो ये है 2 ड्यूट्रॉन है, ठीक है, हीलियम का एक न्यूक्लियस बनाना। तो बताओ उसमें एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी होगी, मतलब एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस वी हैव टू कैलकुलेट। गिवन क्या है आपको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूट्रॉन की दे रखी है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी भी और इसकी भी, पर न्यूक्लियन है। पर ये ध्यान देना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम ये है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल बाइंडिंग एनर्जी। और याद करो, हमें पर न्यूक्लियन नहीं चाहिए, हमें केवल बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो 1.1 में उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 से। तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी आ जाएगी 1.1 into 2 दैट इज 2.2 एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली इसकी बाइंडिंग हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो भी पर न्यूक्लियन दे रखी है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम की बनेगी आपके पास दैट इज 7 into A, दैट इज 7 into A आपका होने वाला है 4 into 4 दैट इज 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत क्लियर है ये। अब आप निकाल सकते हो कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देखो कितने हैं, एक ही न्यूक्लियस बना है तो कोई टेंशन नहीं है, उसकी एनर्जी है 28 जस्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस रिएक्टेंट कितने हैं, 2 है, एक की कितनी है 2.2, तो 2 है, दोनों की लेनी पड़ेगी। तो 2 into 2.2 तो ये आ जाएगी 28 माइनस 4.4। आप चेक कर सकते हो दोस्तों, यहां बचेगा 4, ओके, सॉरी 6। अगर आप निकाले 28.0 तो 4.4 दैट इज 673 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज हाउ यू कैन सोल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है जब भी मैंने आपको बोला था रिएक्शन गिवन होगी और बाइंडिंग एनर्जीज गिवन होगी। तो 2 चीजों का ख्याल रखना है, न्यूक्लियॉन्स कितने रिएक्टेंट्स बनके बना रहे हैं और कितने न्यूक्लियस वहां पे बने हैं। एक ही बना है तो एक लेंगे, 2 होते तो 2 से भी मल्टीप्लाई करते। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है तो यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंडिंग एनर्जी बाय मल्टीप्लाइंग दैट एटॉमिक मास। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी कैटेगरी का और उसको हम किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ओके यार, एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला था आपको 2 कैटेगरी क्वेश्चन एटलीस्ट हम करके जाएंगे, तो भाई आइडिया रहेगा ना यार कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे देन हाउ इजीली वी कैन सॉल्व और कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है जो हमने सीखा है। ओके, तो यार क्वेश्चन में क्लियर है, इस बार इक्वेशन गिवन है। उसने बोला फिर से ड्यूट्रॉन के 2 न्यूक्लियस है जो मिलके एक हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो बोल रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होने वाली है क्यू वैल्यू उसकी क्या होगी। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों के जो ड्यूट्रॉन के जो न्यूक्लियस है उनके मास गिवन है और हीलियम का भी मास है, बाइंडिंग एनर्जी नहीं गिवन है, समझना। तो इसका मतलब ये हुआ अगर Q आपने निकाल लिया एनर्जी रिलीज, तो मैंने आपको बताया था मास डिफेक्ट इनटू 931.4 के आसपास वैल्यू ले सकते हो। तो नियर बाय आप 931 ही ले लो, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इस बार आपको यहाँ मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। डेल्टा एम निकालने का फंडा मैंने आपको बताया था, जेड ऑफ मास ऑफ एक प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो आ गया उनका मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो बना है यहाँ पे ये हीलियम का बना है, इसका मास ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 2 यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है उनके 2 न्यूक्लियस हैं, दोनों का मास ये दे रखा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यार इसमें तो डायरेक्ट ही न्यूक्लियस का मास दे दिया तो टेंशन ही नहीं है, तो ये तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। फिर डेल्टा एम इक्वल टू, चूंकि 2 है तो 2 इंटू 1 का कितना ये रहा 2.014। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास तो नहीं है, तो पूरा न्यूक्लियस का दे रखा है, तो ये निकाल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। मास
ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास कितना है 4.002 है इंटू 4, यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट है उनकी। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 8202, ठीक है, ये आने वाला आपके पास, ठीक है, -4.0024, दिस इज योर डेल्टा एम। एक्चुअली यहाँ पे 2.041 भी है, ठीक है, ओके 1 भी है, और अगर यहाँ 1 भी है तो ये 2 आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दैट इज 12, ये 8 बचेगा और 7 2 5 बचेगा, 2 बचेगा 0 और पॉइंट ये बचेगा मेरे ख्याल से एंड 0। तो दिस इज योर डेल्टा एम, क्लियर है, दिस इज योर डेल्टा एम। और डेल्टा मांगे तो आप क्या करने वाले हो 931 इंटू 0.0258 से मल्टीप्लाई करोगे और लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आपको पता ही है जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि Q इक्वल टू ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये लगभग कितना आएगा आप चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। बस मैंने बताना था कि इस टाइप से क्वेश्चन आया तो आप कैसे करोगे, ये फॉर्मूला हमने यूज इसलिए किया क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे नहीं दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं दे रखा है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स डायरेक्ट दे रखा था, तो आपने डायरेक्ट यूज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर सकते हो बढ़िया तरीके से। अब आपने सारे कंसेप्ट यार बढ़िया से देख लिए हैं और इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके डियर एस्पिरेंट, अब लास्ट में हम पहुंच चुके हैं एकदम। यार एक छोटा सा कंसेप्ट मेरे को याद आया, जल्दी से मैं उसको भी आपको बता देता हूं क्योंकि मेंस में हो सकता है चूंकि वहां पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हम इस फार्मूला को क्यों छोड़ के जाए। अगर क्वेश्चन आया तो बहुत क्विकली बहुत इजीली यू कैन सॉल्व। ओके, आपने सुना होगा यार, हम बात करते हैं यहाँ पे साइज ऑफ न्यूक्लियस की, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ओके, दिस इज साइज ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअली। तो यार आपको पता है कि न्यूक्लियस है और उसके अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं ऑब्वियसली। तो अगर मैं उसके साइज की बात करूं तो मैं यार रेडियस की बात कर रहा हूं और न्यूक्लियस है स्फेरिकल शेप हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। सो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। तो बेसिकली जो साइज होता है न्यूक्लियस का, यू नो, साइज ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों उसके एटॉमिक मास के, ठीक है, जो उसका मास नंबर है 8, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर कि अगर मैं इसको यूज करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाएंगी। तो ये जो रेडियस है r क्यूब दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a में आप मान सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस। सो r इज यू नो यू कैन राइट दिस a raised to power 1/3, यहां से आप लिख सकते हो r is equal to r naught a raised to power 1/3. This is your expression to solve the numerical problem. This is the size means the radius of the nucleus, किसी particular nucleus की radius है, और ये जो है उसकी you know r naught इसकी एक definite value 1.2 से लेके you know एक particular range में लाई करते हैं 10⁻⁻15 फर्मीमीटर में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यार ये जो r naught है इसको नाम दिया जाता है फर्मी कांस्टेंट, फर्मी ओके कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और फर्मी मीटर आपको सुना ही है 10⁻⁻15 ऑर्डर की रहेगी, ठीक है, कूल। तो बस हमें मेन मतलब है यहाँ पे कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो एटॉमिक मास की पावर 1/3 पे डिपेंड कर रही है। दो अलग अलग न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे, पहले का साइज डिवाइड बाय दूसरे का इक्वल टू पहले का मास नंबर डिवाइड बाय दूसरे का और 1/3। इस फॉर्मूले का आप यूज करना, क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड दिस इज ऑल अबाउट। ओके, डेंसिटी हम इसमें कांस्टेंट मान के चलते हैं, वो भी आप निकाल सकते हो, डेंसिटी ऑब्वियसली है ना, बट मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, मेन पॉइंट ये फॉर्मूला है और ये आपको यूज करना आना चाहिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अगर इस तरीके की बातें बनेंगी तो हम आराम से क्वेश्चन अब आप अपने कर सकते हैं। ओके, सो बढ़िया से यार आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन इतना भी कॉन्सेप्ट अगर आप याद करके जाएंगे आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। बस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जानी है गाइस। ओके, और अपने एग्जाम की बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगे और रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे और सीखते रहोगे तो कोई माई का लाल आपको क्वेश्चंस फोड़ने से रोक नहीं पाएगा बॉस। अपने एग्जाम में ऐसी परफॉर्मेंस आप दे के आओगे। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।